हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आज उसके क्लास चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। ठीक है, यानी कि हम इसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होगा कि जितने भी इसके स्थल है ना, स्थल का मतलब जिसपे हम रहते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। जैसे कि हम नीचे की तरफ इस पिक्चर को लेते हैं, ये भी हमारा देखिए जो पिक्चर है ये स्थल स्वरूप ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये सब स्थल स्वरूप है। ओके, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं है, यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारे जो जगह है ना वो एक समान नहीं है, कहीं उठे हुए हैं, कहीं गटे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे दे रहा है कि पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल स्वरूप हैं और स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यानी कि पृथ्वी पे अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है, लैंडफॉर्म्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है। और ये जो स्थल मंडल है ये कुछ भाग इसके ऊंचे होते हैं, कुछ भाग नीचे होते हैं और कुछ भाग समतल होते हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ये दे रहा है क्या कि स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। ये जो स्थल रूप क्या होते हैं, दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। यानी कि हम जिस मैदान पे खड़े हैं, यानी कि हम जिस पृथ्वी पर हैं, ये मैदान जो है हमारा, ये क्या है, ये गति धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। अब ये क्या हुआ कि दो, इधर से एक प्लेट जा रहा है और इधर से एक प्लेट आ रहा है, और ये दोनों प्लेट आपस में जब आके टकरा गए तो हिमालय पर्वत क्या हुआ और यहाँ पे उठ गया। यानी कहने मतलब दो स्थल जब टकराए तो वहां का जो स्थल था वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया और यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर बहुत ही गति हो रही है, और प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आंतरिक प्रक्रिया है इसके कारण बहुत से स्थानों पर, आंतरिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, जो अंदर की तरफ गति हमारा पृथ्वी कर रही है उसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है, यानी कि बहुत सारे स्थल स्वरूप है यहाँ पे। जैसे कि देखिए हमारा पर्वत हो गया, ये हमारा पठार हो गया, ये सहायक नदियां जिसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जैसे गंगा की सहायक नदियां है, यमुना, बहुत सारी नदियां है। यहाँ पे ये मैदान हो गया जो कि समतल होता है, रिका है, डेल्टा है जो कि नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ये सब पढ़ने को मिलेगा। ये हमारा झील हो गया, समुद्र, नदी मुहाना जहाँ पे नदियां हमारे मुहाने यानी कि नदियां गिरती है, और ये हो गया हमारा स्थल संधि। स्थल संधि का मतलब क्या हो गया कि दो जब ये कनेक्ट होते हैं, दो चीज यहाँ से, यानी कि इधर का पार्ट दूसरा और इधर का पार्ट दूसरा होता है, जब यहाँ पे कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्थल संधि। और ये तट का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि नदी के किनारे या समुद्र के किनारे भागों को हम क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। और ये हो गया हमारा जल संधि, और जल संधि का मतलब हुआ कि दो जगहों के बीच में जो जल होता है, यानी कि जो उसको सेपरेट करता है जल से दो जगह, वो क्या होते हैं, हमारा वहां के जो जल होते हैं वो हमारे जल संधि होते हैं। जैसे कि हमारा देखिए भारत है और ऑस्ट्रेलिया, हमारा श्रीलंका है, तो भारत और जो श्रीलंका है वो कैसे अलग है, तो जल संधि के से अलग हुआ है। और ये कौन सी संधि है, तो पाक जल संधि है हमारा, या मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दे रहा है कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। और दूसरी हमारी प्रक्रिया क्या है, जो बाह्य प्रक्रिया में स्थल के लगातार स्थल बनते जाते हैं, कुछ स्थल टूट जाते हैं और पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि पृथ्वी की जो सतह है वो टूटकर जब घिस जाती है, और जब घिसे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, इसे इरोजन बोलते हैं, या इसे हम अपर्दन का नाम देते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है कि अपर्दन की प्रक्रिया, यानी कि अपर्दन की जो क्रिया है के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। यानी कहने का मीन्स है
कि अगर यह अपर्दन लगातार होती रही तो वहां की मिट्टी कटती जाएगी, यानी कटाव होते होते क्या होगा, वहां पे गड्ढा हो जाएगा और हमारी जो सतह है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। और अपर्दन से हमें बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पेड़ पौधों को लगाना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है, यानी कि अपर्दन से ये सतह नीचे हो जाते हैं और निक्षेपण से हम इन प्रक्रिया को फिर से निर्माण, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचा है उससे हम भरपाई कर सकते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है, यानी कि जो ये हमारा प्रक्रिया है, ये बहते हुए जल, अगर मान के चलिए कि हमारा जो नदियां है लगातार फ्लो कर रही है एक ही दिशा में, तो वहां की मिट्टी क्या करेगी, उठा के दूसरे जगह ले जाएगी ना, यानी कि यह अपर्दन हो रहा है, और जब दूसरे जगह ले जाके रखेगी तो वहां भी तो निक्षेपण हो गया। तो कहने का मीन्स है कि ये जो प्रक्रिया है ये 3 प्रकार की है। और कैसे कैसे होती है प्रक्रिया, तो बहते हुए जल के कारण, वायु के कारण और बर्फ के द्वारा होती है। और हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर, यानी कि विभिन्न स्थल रूपों को हम क्या करते हैं, उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों के वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि हम उन्हें पर्वतों में, पठारों में और मैदानों में क्या कर सकते हैं, उन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे वर्गीकृत किए पर्वत, पठार और मैदान, तो हम पढ़ेंगे पहले पर्वत के बारे में कि आखिर पर्वत होता क्या है। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, ये कोई ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जो पर्वत है ये क्या है, ये प्राकृतिक ऊंचाई है। ये क्या है, ये प्राकृतिक ऊंचाई है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पर्वत का शिखर, अब क्या दे रहा है यहाँ पे, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। अब जैसे देखिए ये पर्वत हो गया, तो पर्वत ऐसे ही ना जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा इसकी चोटी हो गई। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है शिखर पे क्या होता है, ये छोटा हो गया, हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, लेकिन नुकीला नहीं होता यहाँ पे पर्वत, ये छोटा हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुत ही चौड़ा होता है, क्या होता है, चौड़ा होता है। ये यहाँ पे बात बता रही है, आधार हो गया और ये हमारा शिखर हो गया। जैसे कि दे रहा है कि यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है, ये आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है। और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। जैसे कि हम जैसे जैसे अगर हाइट पे जाएंगे तो क्या होती है, अगर हम जैसे 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होती है, डाउन होती है। और इसी डाउन होने के कारण जो होता है, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर लो होता जाएगा और हम ऊपर जाकर हमें ठंडी फील होगी और वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट होता है, वो माउंट एवरेस्ट क्या है, 8,848 किलोमीटर पे है। कितने पे है, 8,848 किलोमीटर पे हमारा क्या है, किलोमीटर बोल रहा हूँ सॉरी, मीटर पे हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट कैसा होता है, वो बर्फ का एक टीला ही है, समझिए कि पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो आप देख सकते हैं कि 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। और इतना ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर हमारा माइनस में चला जाएगा। और माइनस में होने के कारण वहां पे सारी चीज, जितने भी हमारे वाटर बॉडीज होते हैं, यानी कि जल से संबंधित किसी कोई भी चीज हमारा वहां पे क्या होता है, बर्फ में मिलते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। अब बहुत ही अगर हाइट पे होगी अगर वो पर्वत या वो नदियां, तो क्या होगी, उसमें बर्फ ही मिलेंगे। अब दे रहा है कि उन्हें क्या बोलते हैं, और ये बर्फ वाली नदियों को हम हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, कुछ ऐसे भी पर्वत हमें मिलेंगे जो समुद्र के अंदर भी हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते, क्योंकि हम पढ़े हैं कि हमारा जो समुद्र है, प्रशांत महासागर की जो गहराई है वो कितनी है, सबसे मैक्सिमम, वो एक जगह सबसे मैक्सिमम है 11,022 मीटर है। यानी आप देख सकते हैं कि हमारी जो माउंट एवरेस्ट है वो है हमारा 8,848 मीटर, और जो हमारा अंदर का भाग है वो है 11,022 मीटर का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी समुद्र कितनी गहरी है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ पे जो जलवायु है वो कठोर होती है, यानी कि ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, और वहां पे इसलिए वहां पे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कम निवास करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। अब देखिए जैसे ये पर्वत हो गया, अब जैसे अब चढ़ेंगे हम इस पे तो ये खड़ी ढाल वाला होगा ना, ये तो चपटा नहीं है, जितना ऊपर जाएंगे चढ़ते जाएंगे, ये खड़ी ढाल का होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, और जिसके कारण वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ये हमारी कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, और वहां पे हम अनाज नहीं उगा सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब हम आगे बढ़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला। यानी कि जब ये पर्वतें एक रेखा के क्रम में हो जाती है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, ये क्या है, हमारा एक श्रेणी है, श्रृंखला है, जो कि बहुत ही लंबा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप जैसे देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये हमारा भूपट्टी है, ये वलित पर्वत दे रहा है, इस सबके बारे में पढ़ेंगे कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स, इस सबके बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे दे रहा है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो पर्वत हैं वो क्या होते हैं, समानांतर होते हैं ऐसे, ओके। और ये जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं, ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कौन कौन से पर्वत है, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। अब ये कहाँ है, तो हिमालय हमारा कहाँ पे है, एशिया में है। आल्प्स हमारा कहाँ है, वो यूरोप में है। और यही जो आल्प्स पर्वत है ये क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये जो एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और एक रॉकी पर्वत भी होता है जो कि हमारा वो उत्तर अमेरिका में आता है। तो हमने यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत। तो हिमालय पर्वत कहाँ है, एशिया में है। आल्प्स पर्वत हमारा यूरोप में है, और ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। और हमारा जो यहाँ पे सॉरी आल्प्स ने यूराल पर्वत जो होता है, यूराल वो क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। और ये आल्प्स पर्वत है जो कंप्लीटली यूरोप में ही आता है। तो यहाँ पे जो एंडीज पर्वत है, वो एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। अब ये जो पर्वतें हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं जितने भी है, जो हिमालय पर्वत हो गया, आल्प्स हो गया और एंडीज हो गया, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं होती है जो कि समानांतर भी है। अब हम पढ़ते हैं जैसे कि दे रहा है यहाँ पे कि पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, यानी कि जितने भी पर्वत है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी ऊंचाई अलग होती है, उनके आकार भी अलग होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन पर्वतों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, यानी कि हम इनको अलग टाइप्स में कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि बांट देंगे। अब जैसे यहाँ पे लिख ही रहा है कि पर्वत जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो ये जो पर्वत हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वलित पर्वत, ठीक है, बृहस्पति पर्वत तथा ज्वालामुखी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि दे रहा है यहाँ पे कि हिमालय तथा आल्प्स जो है ये कौन से पर्वत है, ये वलित पर्वत होते हैं। कौन से पर्वत होते हैं, वलित पर्वत होते हैं। तो हम यहाँ पे जाने कि हमारा जो हिमालय है और आल्प्स जो कि यूरोप में है, ये वलित पर्वत के अकॉर्डिंग आते हैं, जिनकी सतह जो है ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है शंक्वार होता है। ये शंक्वार क्या है, आपने बर्थडे कैप को देखा होगा ऐसे, यही हमारा शंक्वार होता है। तो ये बोल रहा है कि जो हमारे वलित पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं, हिमालय पर्वत और आल्प्स पर्वत वलित पर्वत के अकॉर्डिंग आते हैं, जिनकी श्रृंखला यानी कि जिनके सतह है वो ऊबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की जो अरावली श्रृंखला है ना, अरावली जो श्रृंखला है भारत की, यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत की ही नहीं, भारत और पूरे विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो वो श्रृंखला है हमारी भारत की अरावली श्रृंखला। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, अभी हमने पढ़ा था अपर्दन और निक्षेपण, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। कौन सी श्रृंखला,
तो हमारी अरावली श्रृंखला जो है घिस गई है अपर्दन के कारण, और उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो दे रहा है कि हमारा जो अमेरिका, उत्तर अमेरिका में कौन सा पर्वत आ गया श्रृंखला में, ये हमारा अल्पेशियन, तथा रूस में आता है यूराल। कहाँ पे आता है? रूस में यूराल पर्वत। और ये कैसे दिखते हैं? गोलाकार दिखते हैं, और इनकी जो ऊंचाई है वो कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये भी हमारे क्या है? ये भी वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत में हमने क्या पढ़ा? हिमालय को पढ़ा, आल्पस को पढ़ा, अल्पेशियन को पढ़ा और यूराल को पढ़ा। ठीक है। और ये जो हमारा अरावली है ना, ये हिमालय का ही पार्ट है। और यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो अरावली है हमारी, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में, हम यहाँ पे अरावली के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दे रहा है यहाँ पे कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, यानी कि बहुत ही बड़ा हिस्सा क्या होता है? टूट जाता है, तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है? जब बहुत सारा ऊंचा पार्ट है ये टूट गया और ये ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। और ये ऊपर उठे हुए खंड को, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग हार्स्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा उत्खंड भ्रंश है और ये हमारी द्रोणिका भ्रंश है, तथा नीचे हुए धसे हुए खंडों को हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्राबेन का नाम देते हैं। तो हमने यहाँ पे भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में पढ़ा, जिसके ऊपर उठे हुए भाग को हम लोग हार्स्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उत्खंड बोलते हैं, तथा धसे हुए भाग को द्रोणिका बोलते हैं और इंग्लिश में ग्राबेन कहा जाता है। अब दे रहा है जैसे कि यूरोप की राइन घाटी जो है, यूरोप में, अब ये क्वेश्चन आ जाए कि राइन घाटी कहाँ पे है, तो यूरोप में है, तथा वासजीस पर्वत, और कौन सी पर्वत? वासजीस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। यानी कि यूरोप में हमारी दो, यानी कि राइन घाटी है और वासजीस पर्वत है, और ये दोनों के दोनों हमारी भ्रंशोत्थ पर्वत के श्रृंखला में आती है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए, तथा इस प्रकार के भू-आकृतियों पर कुछ उदाहरण का पता लगे। यहाँ पे बोला एटलस। एटलस क्या है? एटलस एक बुक है, और इस बुक में हम क्या पढ़ते हैं? जब पूरे सारे, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे मैप को जब कंपाइल करके एक डिक्शनरी की तरह बनाते हैं, तो उसी बुक को हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। यानी कि एटलस में हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में? तो मैप के बारे में। अब यहाँ पे कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ये जो ज्वालामुखी पर्वत है वो किनके कारण बना हुआ है? तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बना हुआ है। जैसे कि हमारा अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। अब क्वेश्चन आ जाए क्या कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। जापान का फुजियामा, और बोल दिया जाए कि फुजियामा पर्वत कहाँ पे है? तो जापान में। यानी कि हमारा दो क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और जापान में हमारा कौन सा है? तो फुजियामा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत क्या होता है हमारे लिए? बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। अगर पर्वत न रहे तो हमें जल की भी कमियां हो जाएगी, क्योंकि जो पर्वत है वो जल के संग्राहक होते हैं। यानी कि पर्वत पे ही हमारा बर्फ होता है, और वहीं से सारी नदियों का निर्माण होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। अब हिमानी की बात आ गई तो क्या है? ये क्या है? ये है हमारा बर्फों का नदी है। अब जैसे दे रहा है कि जलाशयों में के जल को लोग तक पहुंचाया जाता है। जलाशय जो होते हैं, मान के चलिए अर्थ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा देश जो अपना जलाशय बना के रखता है, डैम बना के रखता है, और उसमें पानी एकत्रित करके रखता है, और जैसे ही जरूरत पड़ती है तो लोगों तक इसे पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। हम जल से भी बिजली का उत्पादन करते हैं। जो डैम बनते हैं ना, वो डैम इसीलिए बनते हैं, हम यहाँ से बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं, पानी के स्रोत को भी बचा सकते हैं, और जब जरूरत पड़े हम पानी का यूज कर सकते हैं। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त हैं। ये जो नदी घाटियां हैं और वेदिकाएं जो हैं, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए उपयुक्त है? तो कृषि के लिए, यानी एग्रीकल्चर के लिए। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं।
यानी कि जो हमारी पर्वत है ना, इस पर्वत पे बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, पौधे भी मिलते हैं। जैसे दे रहा है कि वनों से, कह रहा है कि वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होता है। यानी कि जितने भी वन है, हमें वन से बहुत ही लाभ मिलता है, जैसे कि हमें ईंधन की प्राप्ति होती है, चारा जो ये जानवर खाते हैं उस चारे, और आश्रय जहां हम रह भी सकते हैं, और दूसरे उत्पादन जैसे कि गोंद हो गया, रेजिन हमें प्राप्त होते हैं, बहुत सारे इत्यादि प्राप्त होते हैं। जैसे कह रहे हैं सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त होते हैं। सैलानियों के लिए ये क्या होता है, सैलानियों का मतलब होता है कि जैसे ये सेलर्स, ये उपयुक्त होते हैं पर वे पर्वत की यात्रा, यानी कि जैसे कहने का मतलब पर्वतरोही जैसे ये चढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। वे पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के खेल, और जैसे पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बर्फ का एक टीला है, बहुत हाइट पे है। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत यानी ज्वालामुखी फट रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पर्वतों पे क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे बर्फ होता है, वहाँ पे कौन कौन से स्पॉट्स हो सकते हैं, तो पैरालाइडिंग्स, हैंग, ठीक है, और ग्लाइडिंग, रिवर रिफ्ट राफ्टिंग एंड ये करें स्काइकिंग। पर्वतों के प्रचलित हमारे ये सब के सब क्या है, खेल। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थान के नाम हैं जहाँ पे ये खेले जा सकते हैं, वो बहुत सारे हैं। अब जैसे इसमें कौन कौन सा खेल हो गया आपका, पैराग्लाइडिंग्स, हैंग ग्लाइडिंग एक ही में है, रिवर राफ्टिंग, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा स्कीइंग। ये पर्वतों के प्रचलित खेल। अब हम पढ़े पर्वत के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पठार के बारे में। अब हम देख सकते हैं कि पठार जो होती है वो उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। क्या होती है, ये पठार जो है ये उठी तो होती है, बट ये पर्वतों की तरह कॉनिकल नहीं होती है। ये क्या होती है, सपाट होती है, ये शंक्वार नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ है। अगर हम जैसे कि यहाँ पे हैं तो आसपास के क्षेत्र से क्या होता है, ये जो हमारा ये पठारी है, देखिए कितना ये हाइट पे है, लेकिन ये हमारा क्या है, पर्वतों की तरह कॉनिकल यानी कि शंक्वार नहीं होते, ये सपाट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तथा इसकी उभरी भाग मेज के समान होती है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे मेज की समान ही है, यानी कि अगर ये चपटी है तो ये क्या है, मेज की समान है। और जैसे कि दे रहा है किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, और पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पठार है उसकी ऊंचाई पर्वतों की ऊंचाई से क्या है, कम है, और जो हमारी पर्वत है वो शंक्वार होती हैं, और पठारें जो होती हैं वो सपाट होती हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पर्वत हमारे 3 प्रकार के हो गए थे, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है कि पठार भी नए और पुराने प्रकार के होते हैं। अब भारत के दक्कन का पठार जो है ये पुराने पठारों में से एक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्कन का पठार कहाँ पे है, तो ये दक्कन का पठार कहाँ है, भारत में है। और जैसे यहाँ पे दे रहा है कि केन्या में जो तंजानिया, युगांडा, ये पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। यानी कि जो केन्या हमारा देश है, और अब बात आती है क्या कि ये केन्या है कहाँ पे, तो केन्या जो आता है ये क्या है हमारा, ये सब के सब अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है। और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट कहाँ पे आती है, ये हमारा सब के सब ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आती है। हमने पढ़ा ही था प्रीवियस क्लास में कि जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि हमारी तीनों इमेजिनरी लाइन यानी कि तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, वो है हमारा तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई जो है उसकी मध्य समुद्र से 4000 से लेकर 6000 मीटर है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऊंचे पर्वतों या पठारों की ऊंचाई अगर हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसकी मेजरमेंट कहाँ से होती है, तो समुद्र तल से होती है। क्योंकि समुद्र तल क्या होते हैं, समुद्र जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इनकी जो पानी यानी कि वाटर होती है, वाटर लेवल होता है वो हमेशा सालों भर एक ही होता है, जिसके कारण हम लोग किसी भी
जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो पठार की ऊंचाई होती है वो 4000 से लेकर 6000 के बीच होती है। पठार जो होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं, और ये किस तरह उपयोगी होते हैं, क्योंकि जो जितनी भी खनिज की प्रचुरता होती है, जितने भी खनिज होते हैं, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, पठारों में ही मिलते हैं। और जो हमारा ये खनन क्षेत्र होता है जिसको हम माइनिंग एरिया बोलते हैं, ये सब किधर होते हैं, ये सब के सब पठार वाले क्षेत्र में ही होते हैं। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि अफ्रीका का पठार जो है सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन सी पठार जो है सोना और हीरो के खनन के लिए है, तो अफ्रीका का पठार। भारत का छोटा नागपुर पठार है, और ये जो हमारा झारखंड है वो पूरे छोटा नागपुर पठार पे ही है, और जिसके कारण हम देख सकते हैं कि हमारा जो झारखंड है ये खनिजों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। ओके, तो छोटा नागपुर पठार जो है लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, छोटा नागपुर पठार पे। और ये छोटा नागपुर पठार यानी कि हमारा जो झारखंड राज्य है भारत का, वो छोटा नागपुर पठार पे ही स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि दे रहा है यहाँ पे कि पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जितने ही हाइट पे जाएंगे उतनी हमारी टेम्परेचर माइनस में जाएगी, घटेगी, और हमारा वहां पे क्या होगा, वाटर बॉडीज जो होंगे वो बर्फ के रूप में मिलेंगे। और जितनी भी हमारी पर्वतें होती हैं या पठारें होती हैं, ये क्या होती हैं, जलों का एक स्रोत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जलप्रपात मिलते हैं, जिसको हम लोग फॉल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है, जिसके कारण ये जलप्रपात के नाम से जाने जाते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार एवं स्वर्ण रेखा नदी, भारत पर यानी कि छोटा नागपुर पठार है, और उसी छोटा नागपुर पठार पे एक स्वर्ण नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। और इस स्वर्ण रेखा नदी से ही हमारी हुंड्रू जलप्रपात निकलती है। और कर्नाटक में एक हमारा जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। अब हम आगे देख सकते हैं कि इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि दिया छोटा नागपुर पठार पे कौन सा है, स्वर्ण रेखा नदी, और इसी स्वर्ण रेखा नदी में स्थित है हमारी हुंड्रू जलप्रपात। और कर्नाटका में एक जो जलप्रपात है वो कौन सा है, जोग जलप्रपात है। लावा, पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, क्योंकि ये जितने भी पठार होते हैं ये सब के सब ज्वालामुखी से निर्माण से ही बनते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे दिया हुआ है कि काली मिट्टी जो है ये प्रचुरता, यानी कि इसमें काली मिट्टी की प्रचुरता जो होती है वो लावा पठार में होती है। और लावा पठार का मतलब हो गया लावा, और ये लावा कहाँ से निकलता है, जिसको मैग्मा बोलते हैं। और ये मैग्मा कहाँ से आता है, पृथ्वी के गर्भ से आता है, जो ज्वालामुखी के द्वारा। और ये जितने भी हमारे ज्वालामुखी के द्वारा ये पठार बने होते हैं, इनको लावा पठार बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा इसमें प्रचुरता जो होती है वो कौन सी मिट्टी की होती है, वो काली मिट्टी की होती है, जो कि उपजाऊ भी है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। काली मिट्टी जो है ये क्या है, फर्टिलाइजर मिट्टी है, यानी कि सॉइल है, और ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भी होती है, और ये खेती के लिए क्या होती है, काफी अच्छी होती है। कई पठारों एवं रमणीय स्थल होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, रमणीय स्थलों का मतलब हो गया कि टूरिस्ट पॉइंट, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, वहां पे जो सुंदरता होती है उसको हम रमणीय स्थल, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। अब हम पढ़ेंगे मैदान के बारे में, और ये मैदान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैदान के बारे में क्या है, इससे दे रहा है कि मैदान जो होता है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो मैदान है वो क्या है, समतल भूमि का ही सबसे बड़ा भाग है। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, यानी कि हमारे जो मैदान है वो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मील तथा कुछ तरंगित हो सकते हैं, और अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो भारत में है सबसे जो समतल है, जो हमारी ये जो हम समतल के मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं वो किन दो नदियों के बीच है, तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो गंगा नदी है इनके बीच में बहुत ही बड़ा भाग है समतल का, और जो ब्रह्मपुत्र है इसके भी बगल में क्या है, बहुत सारे समतल भूमि है जो कि उपजाऊ है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उनसे अपरदित कर देती है। अब मान के चलिए कि हमारा ये पर्वत है और ये बहुत ज्यादा हाइट तक यहाँ तक नदियां गिरेगी, तो पर्वत से होकर ही गिरेगी, तो यहाँ से क्या करेगी, पर्वत से अपर्दन करेगी, उसके सिल्टों को तोड़ेगी और तोड़ के क्या आएगी, नदियों में आएगी, और नदियां उसको लेकर
बहुत सारे मैदान तक आगे बढ़ती चली जाएगी। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि जो नदियां होती है पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित करती है, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है एवं अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ, जैसे इसमें कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? पत्थर। अब मान के चलिए कि हमारा जो ये पर्वत है, इस पे से नदियां जा रही है, इस पे से क्या होगा? पत्थर भी टूट के गिरेंगे, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में गिरेंगे। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है और इन्हीं निक्षेपों को मैदानों का निर्माण होता है। ये जब बहुत सारे भागों में जाके फैल जाती है तो इन्हीं निक्षेपों के द्वारा क्या होता है? एक मैदान का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। तो परिवहन क्या है? तो परिवहन का आखिर यहाँ पे क्यों होता है साधन का निर्माण करना आसान? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा समतल होते हैं, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, 3 प्रकार के पढ़े ना, पर्वत पढ़े, पठार पढ़े और मैदान पढ़ रहे हैं। तो पर्वत पे क्या होता है? ये तो इतनी ही ढलान है कि यहाँ पे भी हमारा परिवहन न रह सकता है, यहाँ पे लोग भी अच्छे से नहीं रह सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या क्या है? कम है। पठार की बात आएगी तो पठार भी क्या है? बहुत ही ज्यादा हाइट पे होता है, लेकिन हमारी जो मैदान है वो 200 मीटर से अधिक नहीं होती है और ये बहुत ही ज्यादा समतल है। और ये मैदान पे हम क्या कर सकते हैं? खेती भी कर सकते हैं, यहाँ परिवहन का भी साधन है, जिसके कारण जो हमारे मैदान है जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है। यानी कि 3 हिस्से हैं हमारे, पर्वत, पठार, यानी कि हमारा कौन कौन सा हिस्सा है? पर्वत है, पठार है और मैदान भी। तो ये जो तीनों हिस्से हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो मैदान पे है। अब हम आगे देख सकते हैं कि नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा जो बनाए गए हिस्से हैं वो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में बहुत ही ज्यादा अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि एशिया में हमारा कौन कौन सी नदियों के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, जो अभी मैंने आपको बताया। तथा चीन में एक यांगसी नदी है, इसके भी द्वारा क्या होता है कि बहुत बड़े भाग को जनसंख्या के, यानी कि इसमें बहुत ही बड़े भाग को मैदान के अकॉर्डिंग आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैदान जो होता है वो क्या होता है? मनुष्यों के रहने के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे परिवहन भी है, हर एक साधन मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पे मनुष्य जो होता है बहुत ही इजीली अपने जीवन को बिता सकता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि 2 क्षेत्र हैं जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आते हैं भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। अगर ये पूछा ना जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सी नदी के मैदान है, तो हमारी हो जाए गंगा का मैदान जो है वो देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्थल रूप एवं लोगों के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैदान है जिसपे लोग क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर में भी साथ देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव जो है विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। स्थल रूप जैसा स्थल रूप वैसे ही मानव के क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जीवन यापन करना पड़ता है। अब पर्वत के लोग जो है वो अलग उनका जीवन यापन होता है, कुछ लोग जो होते हैं समतल पे होते हैं, मैदान पे होते हैं, तो उनका जीवन यापन अलग होता है। अब ऐसे दे रहा है पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन यापन है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्यों कठिन है? वहां पे जो है ना परिवहन का कुछ कोई भी साधन उपलब्ध है, और जो समतल होते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, परिवहन भी है, और पर्वत और पठारों पे क्या है? ये सब साधन उपलब्ध नहीं होते। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों का जो जीवन है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, यानी कि आसान होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान है। यानी कि अगर पर्वत क्षेत्र क्या होता है? ढलान होता है, वहां पे सड़क बनाना, घर बनाना या फसल उगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैदानों में ऐसा क्या होता है कि ये बहुत ही ईजी होता है। अब हम आगे देख सकते हैं जैसे कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है।
यानी कि जो स्थल रूप मैदान हो गया, पठार हो गया, और ये पर्वत हो गया। तो इनके जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं तो इनकी जो जीवन यापन होती है ये अलग अलग तरीके की होती है, रहन सहन भी अलग तरीके के होते हैं। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? जैसे कि आप देखिए यहाँ पे प्राकृतिक कुछ आपदाएं होती है, अब जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, उद्धार हो गया, तूफान हो गया, बाढ़, ये बहुत ही विनाश कर देते हैं। ये सब प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं। और इन आकस्मिक घटनाओं के कारण बारे में जागरूकता पैदा करके हम अब आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। यानी कि हम ये जो हमारा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इन्हें तो हम रोक नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं, उनको कुछ हद तक खतरों से बचा सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग कर सकते हैं? जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम लोग जल को बचाते हैं तो वो क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है हमारा कि जल भी जो होता है कि जल में हम क्या कर सकते हैं, जल भी हमारा दूषित हो रहा है, वायु भी दूषित हो रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, इन क्षेत्रों को दूषित करते जा रहे हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इसका पता हमें अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। अब वाटर है, नदियां हैं, तो नदियां में आजकल क्या हो रहा है, लोग कूड़े कचरे फेंक रहे हैं, नाले का जो बहाव है वो नदियों की तरफ मुड़ चुका है। अब जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, जो उपजाऊ भूमि है जहाँ खेती होती है वहां पे मकान बनते जा रहे हैं, तो खेती वहां पे क्या हो जाएगी, खेती तो हम कर नहीं सकते, जिससे हमें अनाज की क्या होगी, दिक्कतें आएंगी। और इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा करता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये समझाने की राइटर कोशिश कर रहा है। अब जो भी भूमि है वो हमारे लिए उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों को पृथ्वी को सुरक्षित रखें। कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? हम क्या करें कि जो भी चीज है उसका, यानी कि जितने भी जैसे कूड़ा कचरा है, तो कूड़ा कचरा हम क्या करते हैं, कहीं भी अन्यत्र फेंक देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसे एक जगह एकत्रित कर देना चाहिए। पानी, जितनी भी नदियां हैं, नदियों को हम क्या कर रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं। नदियों यानी कि जैसे जितने भी नाले हैं, नालों का बहाव अब नदियों की तरफ चला गया, जितना भी कूड़ा कचरा है वो भी नदियों की तरफ, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। अब हम आगे जैसे इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में हमारा घर हो गया। ये पर्वतीय क्षेत्रों में हमारा क्या हो गया, ये चाय की खेती की जा रही है, और चाय की खेती हमेशा ढलान वाली जगहों पे होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए यहाँ पे घर की दिशा है, यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा हाइट पे ये हमारा पर्वत है, इस पे भी निवास करना क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है। तब हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने चैप्टर, यानी कि हम लोग ये जो चैप्टर था हमारा वो था पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी कि इस वीडियो में हमने 6 चैप्टर को भी कंप्लीट किया। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर